देखो हमने अपने लास्ट वीडियो में ये एनालाइज किया था कि टोटल 6 कैटेगरीज बन सकती हैं जिनको कॉम्पोजिशन स्कीम अवेलेबल है। ठीक है, अब इन छह लोगों को 6 कैटेगरीज के अंदर जो भी लोग फॉल करेंगे उनके लिए कुछ कंडीशंस देके रखी हुई। ठीक है, अब वो कंडीशंस अगर मीट आउट हो जाएंगी तो ही इनको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी। ठीक है, अगर कंडीशन मीट आउट नहीं होती है तो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ये इनएलिजिबल हो जाएंगे। अब देखो समझो, तो 10 ब्रैकेट 1 और 10 ब्रैकेट 2 वाले जो 4 लोग हैं, अगर ये जो आगे आने वाली एलिजिबिलिटी कंडीशन को पूरा नहीं करते हैं तो ये 10 ब्रैकेट 1 और 10 ब्रैकेट 2 से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये 10 ब्रैकेट 2A के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे? जो आखिरी वाला कॉलम नंबर 8 है उसके अंदर ये वहां अप्लाई करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर वहां की जो नीचे कंडीशंस देके रखी हुई हैं अगर वो इनसे भी बाहर हो जाते हैं, अगर वो इनको भी नहीं पूरा कर पाते हैं तो उनको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, उनको रेगुलर स्कीम में टैक्स पे कराना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, क्या जो लोग 10 ब्रैकेट 2A के अंदर आ रहे हैं क्या वो 10 ब्रैकेट 1 और 10 ब्रैकेट 2 के अंदर अप्लाई कर मतलब कर सकते हैं? नहीं, 10 ब्रैकेट 2A केवल वहीं लगता है जहां 10 ब्रैकेट 1 और 10 ब्रैकेट 2 नहीं लगते हैं। ठीक है, सो प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली भी 10 ब्रैकेट 2A वाला बंदा 10 ब्रैकेट 1 और 10 ब्रैकेट 2 के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम अप्लाई कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो लोग जो 10 ब्रैकेट 1 और 10 ब्रैकेट 2 के अंदर इनएलिजिबल हो जाते हैं वो 10 ब्रैकेट 2A के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम अप्लाई करने के लिए आते हैं। राइट, अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो पहला क्राइटेरिया जो है वो ATO के बेसिस पे है। देखो ATO क्या है? ATO का मतलब जो भी मैंने पैन इंडिया बेसिस पे जितनी भी सप्लाईज कर रखी हैं वो सारी इसके अंदर आती थी, फिर चाहे वो एग्जेम्प्ट हो चाहे वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्यों ना हो। ठीक है, सो पहला क्राइटेरिया ATO के बेसिस पे सेट हो रहा है। अब ये ATO आपको कब का चेक करना है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। इसका क्या मतलब हुआ? मेरे को कॉम्पोजिशन स्कीम अगर 2021 के लिए चेक करनी है कि मैं 2021 में कॉम्पोजिशन स्कीम ले पाऊंगा या नहीं, तो मेरे को पिछला साल मतलब 19-20 का ATO चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें चेक क्या करना है? यहाँ पर लिमिट दे के रखी हुई है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका ATO इस लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक है तो पहली एलिजिबिलिटी मिल जाएगी आपको कि आप पहला पड़ाव पार कर चुके हैं। आपको धीमे धीमे ऐसे 12 पड़ाव पार करना। ठीक है, तो पहला जो ATO के बेसिस पे पड़ाव बनाया गया है उसके अंदर लिमिट दे के रखी है 1.5 करोड़ रुपए की। जो स्टार्टिंग के 4 लोग हैं, स्टार्टिंग के 4 हैं, स्टार्टिंग की 4 कैटेगरीज हैं, उनके लिए ATO की लिमिट 1 करोड़ 50 लाख रखी गई। बाकी के जो पीछे की दो बची सातवीं, तो सॉरी, कॉलम नंबर 7 और कॉलम नंबर 8 उसके अंदर ATO की लिमिट 50 लाख। ठीक है, बट ध्यान रखने की बात यह है कि जो 1.5 करोड़ वाला जो 10 ब्रैकेट 1 और 10 ब्रैकेट 2 के अंदर लिमिट जो 1 करोड़ 50 लाख है वो कुछ स्टेट्स के लिए 75 लाख है। अब वो कौन से स्टेट्स हैं? 8 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। ठीक है, इन स्टेट्स के लिए ये लिमिट 75 लाख हो जाएगी। कहने का मतलब अगर कोई बंदा इन 8 स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन ले रहा है, कहाँ पे? 10 ब्रैकेट 1 में या 10 ब्रैकेट 2 में, तो वो उसके लिए पिछले साल की ATO की लिमिट चेक करनी है 75 लाख। कहने का मतलब अगर कोई बंदा मेघालय का है और वो मेघालय में 2021 के लिए फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए
कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल करना चाह रहा है तो 19वीं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हुआ 19-20 में उसका एटीओ 75 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट एटीओ के बारे में बात करिए। देखो एटीओ के अंदर एग्जाम सप्लाईज आती है, ठीक है, फिर वो चाहे एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड्स हो, फिर वो चाहे एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस हो, राइट, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक नोटिफिकेशन एक लॉ के अंदर अमेंडमेंट लेके आए हैं और एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया और वो कहते हैं कि अगर ऊपर के सातों जो 6 कैटेगरीज हैं वो कहीं भी 10 ब्रैकेट 1 10 ब्रैकेट 2 या 10 ब्रैकेट 2A में जाके एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं कॉम्पोजिशन के लिए, तो वो जितनी एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं इंटरेस्ट इनकम वाली, देखो इंटरेस्ट इनकम वाली का सर्विस से क्या लेना देना है। देखो बेटा, जब हम लोन प्रोवाइड करेंगे किसी को या बैंक में जाके हम डिपॉजिट्स करते हैं तो बैंक वाले या जो जिसने हमसे पैसा उधार लिया है वो हमें इंटरेस्ट देगा। सो बदले में हम उसको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं और वो बदले में हमको इंटरेस्ट दे रहा है। तो ये एक मतलब सर्विस दी जा रही है और ये नोटिफिकेशन जो एग्जामिशन का नोटिफिकेशन है उसके थ्रू इंटरेस्ट इनकम को एग्जाम्प्ट रखा है। ठीक है, ईटीओ के अंदर एग्जाम्प्ट इनकम शामिल होती है, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू कहा गया है कि इंटरेस्ट वाली जो एग्जाम्प्ट इनकम है वो ईटीओ के अंदर शामिल नहीं करी जाएगी। ठीक है, ये नोट नंबर 2 है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि इंटरेस्ट इनकम जो कि एग्जाम्प्ट है, इसके अलावा बाकी की जितनी भी एग्जाम सप्लाई हो, चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो चाहे वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो, ईटीओ के अंदर शामिल करे जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, नेक्स्ट नोट नंबर 3 को देखिए। नोट नंबर 3 को फॉर द टाइम भी हम पेंडिंग मतलब रखते हैं, जब हम आखिरी वाले अपना कंडीशन देखेंगे उसके बाद इस पर वापस आएंगे। ठीक है, तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था? ईटीओ के बेसिस पे। ईटीओ मेरे को कब का चेक करना है? पिछले साल का। पिछले साल में मेरा ईटीओ 1,50,00,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 8 स्टेट में 50 लाख से ऊपर, सॉरी 75 लाख से ऊपर नहीं होना मतलब चाहिए। और जो 10 ब्रैकेट 2A के अंदर जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं उनके लिए ये एटीओ 50 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखेंगे, 50 लाख वाला 10 ब्रैकेट 2A के लिए 50 लाख की लिमिट सारे स्टेट्स के लिए है। यहाँ कोई 8 स्टेट्स के लिए अलग से कोई लिमिट देकर नहीं रखी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 के अंदर वो कह रहे हैं कि आप इन गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो आप इन एलिजिबल हो जाएंगे कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। कौन कौन से? नोटिफाइड गुड्स हैं। नोटिफाइड के अंदर अभी 4 गुड्स को नोटिफाई किया गया है। पहला आइसक्रीम, दूसरा एडिबल आइस, ये एक कैटेगरी में रखे हैं। फिर दूसरा पान मसाला, तीसरा एरेटेड वाटर, चौथा टोबैको और मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट। ठीक है, इन चारों प्रोडक्ट की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। ना तो 10(1) में मिलेगी, 10(2) ना तो 10(1) और 10(2) में मिलेगी और ना ही 10 ब्रैकेट 2A में मिलेगी। ठीक है, कहने का मतलब अगर कोई बंदा टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो वो 10 ब्रैकेट 1 और 10 ब्रैकेट 2 से भी बाहर, यहाँ से इनएलिजिबल होता है तो वो 10 ब्रैकेट 2A में जाने का कोशिश करेगा। 10 ब्रैकेट 2A से भी उसको बाहर किया गया। क्यों? क्योंकि ये कॉमन कंडीशन जो है आपको सब में देगी। ठीक है, अच्छा बेटा एक चीज और देखें,
कॉम्पोजिशन स्कीम की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आप इनएलिजिबल हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, लेकिन अगर आप केवल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इनएलिजिबल नहीं हैं, तो आप एलिजिबल हैं। राइट। हाँ, एक और चीज का ध्यान, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर आप इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग पिछले साल में कर रहे हैं तो भी आप इनएलिजिबल हैं। इंटरेस्टिंग, नोट करिएगा, कंफ्यूजिंग हो सकता है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी रहता है। देखो, मेरे को अभी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या चेक करना है पूरे कॉम्पोजिशन स्कीम में, पहले तो इसको यही दिमाग में रख लीजिए। कॉम्पोजिशन स्कीम में पिछले साल का मेरे को पहले तो एटीओ चेक करना है, ठीक है। सेकंड, मेरे को ये चेक करना है कि पिछले साल में ये इन 4 प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इन 4 प्रोडक्ट्स का वो ना तो इस साल में मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, ना ही पिछले साल में। इस साल में से क्या मतलब, जिस साल के लिए मैं कॉम्पोजिशन स्कीम अप्लाई कर रहा हूँ, ना तो उस साल में वो इन 4 प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, ना इससे पिछले साल में, वो ही पिछला साल जहाँ पे हम लोगों ने उसका ईटीओ चेक किया था, ठीक है। ट्रेडिंग पे कोई रोक नहीं है, ट्रेडिंग वो इस साल भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पिछले साल भी उसने किया था तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो एलिजिबल था और एलिजिबल रहेगा, ठीक है। तो आपने 2 एलिजिबिलिटी पढ़ ली, पहला एटीओ, एटीओ आपको पिछले साल का चेक करना था। सेकंड, ये 4 नोटिफाइड गुड्स, अगर आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या तो पिछले साल या इस साल, तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, बट आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग पे कोई रोक नहीं, ठीक है। ना तो ट्रेडिंग पर रोक इस साल है, ना ट्रेडिंग पर रोक पिछले साल थी, ठीक है। मतलब आप पिछले साल में भी ट्रेडिंग कर रहे थे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी। और आप आ, इस साल में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी, ठीक है। तीसरा, देखो, अभी आपने पढ़ा था कि जो इंटरेस्ट इनकम जो कि एग्जेम्प्ट होती है उसको आप एटीओ में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। देखो बेटा, एटीओ हमें पिछले साल का निकालना होता था, राइट। पिछले साल में आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ और सिर्फ आप उस 4 नोटिफाइड गुड्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी चाहिए पिछले साल में, बाकी तुम पिछले साल में कुछ भी कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसको दिमाग में क्लियर कर, ठीक है। तो क्या इस साल में आपको मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करना अलाउड है, क्वेश्चन ये उठेगा। देखो, आपने 6-7 कैटेगरीज बना के रखी है, सॉरी 6 कैटेगरीज बना के रखी है। पहला मैन्युफैक्चरर वाली थी, क्या मैन्युफैक्चर कोई भी आइटम की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, देखो उन 4 की तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो 4 की करने की कोशिश करता है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम उसको मिल ही नहीं सकती है। कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, ना तो 10 ब्रैकेट 1 में मिलेगी, ना 10 ब्रैकेट 1 और 2 में मिलेगी, ना ही 10 ब्रैकेट 1, ना 10 ब्रैकेट 2A में मिलेगी, राइट। अब देखो, इनिशियली जब स्कीम लेकर आए थे तो यहाँ पे ध्यान ये रखा गया था और ये कंडीशन लगाई थी कि जो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडर हैं वो किसी सर्विस को प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि किसी बिजनेस में एफडी ना हो, किसी बिजनेस में सेविंग अकाउंट ना हो, चलो एक बार को मतलब सेविंग अकाउंट नहीं भी होंगे तो एफडी तो हो, मतलब पॉसिबल है कि इन जेन्युइन केसेस में भी आपको एफडी बिजनेसेस में देखने को मिलते हैं। तो बिजनेसेस में जब एफडी होंगे तो उस पर इंटरेस्ट आएगी, तो वो कंडीशन को मतलब करने के लिए ऑर्डर लेके आए, ऑर्डर नंबर 1/2019। उसके अंदर कहा गया कि आप अगर एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट वाली सप्लाई कर रहे हैं तो आप इन एलिजिबल नहीं होंगे,
ठीक है, तो आप इनएलिजिबल नहीं होंगे सर्विस कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। देखो बेटा क्वेश्चन उठा क्या था, क्वेश्चन इसलिए उठा था, वो कह रहे थे कि ये जो 10(1) के अंदर इन्होंने 4 कैटेगरीज बना के रखी थी, ये कोई और सर्विस प्रोवाइड नहीं कराएंगे, ये कंडीशन देख के रखी थी। ठीक है, इस कंडीशन की वजह से प्रैक्टिकली कोई भी बंदा जो है वो कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल कर ही नहीं पा रहा था। तो फिर बनाने का और ना बनाने का कोई मतलब नहीं होता, तो ऐसे में इन्होंने अलाउ किया कि अगर आप एग्जाम सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं जिसका कंसिडरेशन इंटरेस्ट के तौर पे मिल रहा है, तो वो आपको अलाउड है, उसकी वजह से कॉम्पोजिशन स्कीम आपको मना नहीं करी जाएगी। ठीक है, फिर वो चाहे आप इस साल में करा रहे हैं या आप पिछले साल में करा रहे हैं। देखो बेटा पिछले साल के लिए सिर्फ 2 चीज़ें चेक करनी है, पहला तो पिछले साल का ईटीओ चेक होता है और वो 4 प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इन चारों प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के अलावा पिछले साल में आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप धड़ल्ले से कुछ भी करते थे कुछ भी नहीं करते थे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ईटीओ के अंदर तो सब कुछ शामिल होता है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 क्लियर। हाँ, ना पॉइंट नंबर 4 को देखो, पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहे हैं, क्या इन सर्विसेज के अलावा भी आप कोई और सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं पिछले साल में, तो कोई दिक्कत, पिछले साल में आप कुछ भी कर रहे थे कोई परेशानी नहीं, पिछले साल में आप सर्विस प्रोवाइड कराओ तो कोई दिक्कत नहीं है, गुड्स की मतलब मतलब गुड्स की सप्लाई कर रहे थे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉन टैक्सेबल आइटम का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉन टैक्सेबल आइटम की आप ट्रेडिंग कर रहे थे तो भी कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ पिछले साल में एक रिस्ट्रिक्शन है, वो जो आपने 4 नोटिफाइड प्रोडक्ट्स पड़े हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग पर रोक है, उसकी ट्रेडिंग पे भी रोक नहीं थी। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 4 के अंदर ये पॉइंट मैंने बनाया, पॉइंट ये बनाया कि आप पिछले साल में किसी और टाइप की सर्विस कर रहे थे, किसी और टाइप की का मतलब जो ऊपर का जो एग्जाम सप्लाई वाली है उसके अलावा आप कोई भी कर रहे थे तो अलाउड है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 देखो, अगेन पॉइंट नंबर 5 पे आओ। देखो पॉइंट नंबर 5 को पढ़ने से पहले अगेन वो ही सिचुएशन ध्यान रखिए, सिचुएशन क्या थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब लॉ अमेंड होता गया है, इसकी वजह से कॉम्प्लिकेसी बढ़ती जा रही है। देखो जब आप इनिशियली कॉम्पोजिशन स्कीम का क्लॉज लेके आए थे तो उसके अंदर कंडीशन ये थी कि ये लोग और कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, कहने का मतलब मैन्युफैक्चरर है तो वो कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, ट्रेडर है तो वो कोई और सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, मैन्युफैक्चरर प्लस ट्रेडर है तो वो कोई और सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, और जो रेस्टोरेंट और केटरिंग वाला बंदा है वो इन सर्विसेज के अलावा और कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, एक वो जो आरओडी लेके आए थे, आरओडी का मतलब जो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी वाला ऑर्डर था उसके थ्रू उन्होंने एग्जेम्प्ट मतलब सर्विसेज को अलाउ करा दिया था। ठीक है, अब उन्होंने कहा ऐसे हर बिजनेस में कुछ ना कुछ मतलब सर्विस तो होती ही होंगी, तो उन्होंने कहा चलो इनको हम कुछ और मतलब सर्विसेज भी प्रोवाइड करा देता है। तो अब जो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था उसको भी कुछ और सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए अलाउ कर दिया, बट एक लिमिट तक। ठीक है, अच्छा, तो मैन्युफैक्चरर बंदा है, किसी आइटम की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो अगर वो 4 नोटिफाइड गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, उसको कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी नहीं। ठीक है, इसके अलावा बंदा है, अब इन चारों प्रोडक्ट्स के अलावा वो किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो ऐसे में अगर वो कोई सर्विस भी प्रोवाइड करा रहा है तो भी उसको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी, बट कंडीशन ये है कि वो जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है वो इन लिमिट तक हो। कौन कौन सी लिमिट बांधी है, पहला, ये आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरर के लिए, ट्रेडर के लिए और मैन्युफैक्चरर प्लस ट्रेडर के लिए,
वो कह रहे हैं कि ये रेस्टोरेंट और केटरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा सकते। हम्म, अगर कोई बंदा मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, किसी एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या किसी एक प्रोडक्ट की ट्रेडिंग कर रहा है या दोनों ही कर रहा है, ठीक है, तो वो रेस्टोरेंट और केटरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा सकता, ठीक है। इसके अलावा वो सर्विस प्रोवाइड करा सकता है, बट इस लिमिट तक कराएगा। अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार अपने आप को रिमाइंड कराएं कि एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस केवल और केवल इंटरेस्ट इनकम वाली वो अलाउड है। अब उसके अलावा बाकी की सर्विसेज को वो अलाउड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्लोज हम करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए पढ़ रहे हैं। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आप जो भी कर रहे थे, कुछ भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस साल में हम सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं कुछ, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा, ट्रेडिंग के अलावा कुछ सर्विसेज और प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि पहला जो रेस्टोरेंट और केटरिंग की सर्विसेज हैं, वो तो आप प्रोवाइड करा ही नहीं सकते। अगर आप प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल नहीं कर पाएंगे। पर इसके अलावा आप कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हायर ऑफ द फॉलोइंग। हायर ऑफ द फॉलोइंग क्या है? पहला 5 लाख रुपए या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्न ओवर इन स्टेट और यूटी। एटीओ की बात नहीं कर रहे बेटा, हाँ, टर्न ओवर इन स्टेट और यूटी, जो कि पिछले साल में, ठीक है। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर का आपने एटीओ तो और निकाला ही होगा। अब जिस पर्टिकुलर स्टेट के लिए आप रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट या यूटी का टर्नओवर इन स्टेट या यूटी निकालिए, उसका 10% निकालिए। तो पहली फिगर आपके पास 5 लाख रुपए आ गई थी, सेकंड फिगर आपके पास ये वाली आ गई। इन दोनों में से जो भी ज्यादा है, हायर, इन दोनों में से जो भी ज्यादा है, वहां तक की सर्विसेज आप प्रोवाइड करा सकते हैं। अलाउ कर दिया आपको कि आप मैन्युफैक्चरिंग के साथ कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करा सकते हैं, ट्रेडिंग के अलावा भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग प्लस ट्रेडिंग के अलावा भी आप कुछ सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। कंडीशन ये है कि वो रेस्टोरेंट और केटरिंग की सर्विस नहीं होनी चाहिए, और बाकी की सर्विस भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो इस लिमिट से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको कितनी सर्विस अलाउ कर दी? पहला, वो जो एग्जाम्प्ट इंटरेस्ट वाली जो सर्विस थी वो आपको अलाउ कर दी। अब उसके अलावा कोई भी सर्विसेज, वो चाहे टैक्सेबल थी या एग्जाम्प्ट थी, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है, वो आप प्रोवाइड करा रहे हैं तो इस लिमिट तक करा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, जब आप ये टर्नओवर इन स्टेट या यूटी निकालें, जब आप ये टर्नओवर इन स्टेट या यूटी निकालें पिछले फाइनेंशियल ईयर का, तो उसके अंदर जो एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रखी है इंटरेस्ट वाली, उसको शामिल ना करें। क्या कहना चाह रहे? मान लीजिए पिछले साल आपका पर्टिकुलर स्टेट में टर्नओवर इन स्टेट जो था वो 5 लाख रुपए था, ठीक है। टर्नओवर इन स्टेट 5 लाख रुपए, सॉरी नॉट 5 लाख, 50 लाख रुपए था। उसमें से आपने 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट कमाई थी। तो जब आप यहाँ पे 50 लाख निकालने के लिए बैठे, तो 50 लाख ना लें, 50 में से 2 लाख को माइनस करा लें, 48 निकालें, और 48 का 10% निकालें। समझ में आ गया? ये करना है आपको।
नेक्स्ट, जो केटरर और रेस्टोरेंट वाले हैं उनको भी अलाउ किया कि वो भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, देखो बेटा, वो खुद रेस्टोरेंट और केटरिंग की जो मतलब सर्विस है वो ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहा है, तो इस पर तो रोक लग नहीं सकती। इसके अलावा वो भी सर्विस प्रोवाइड करा सकता है। कौन सी? जो कोई भी वो जो चाहे। लिमिट क्या होगी? वही 5 लाख या टर्नओवर इन स्टेट या यूटी का जो 10% है, विच एवर इज हायर, यहाँ तक कि वो भी कोई और सर्विसेज प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है। अच्छा बेटा, एक बात को ध्यान रखेंगे, ये जो टर्नओवर इन स्टेट या यूटी जो आपने निकाला है, उसमें निकालते में सिर्फ एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट वाली सर्विस शामिल नहीं करनी है, उसके अलावा सारी की सारी एग्जेम्प्ट सर्विसेज शामिल करनी पड़ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। जो अदर सप्लायर ऑफ सर्विसेज हैं या जो 7वीं कैटेगरी के बंदे हैं, इनके लिए ये कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड कराएं, कितनी भी प्रोवाइड कराएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? बेसिकली हकीकत में ये जो अमेंडमेंट के बाद 10 ब्रैकेट 2 लेके आए हैं, ये इसीलिए लेके आए हैं कि किसी को कुछ भी करना हो, कितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करानी हो, कुछ भी गुड्स प्रोवाइड कराने हो, वो सब प्रोवाइड कराए। कैसे भी मिक्सचर बना लो, वो उसको भी कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी है तो उसको भी कॉम्पोजिशन स्कीम दे देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट कैटेगरी, वो बंदा सीटीपी या एनआरटीपी का रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? वो बंदा सीटीपी या एनआरटीपी नहीं होना चाहिए। मतलब सीटीपी और एनआरटीपी को कॉम्पोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है। बट ये करंट फाइनेंशियल ईयर में ना तो वो सीटीपी होना चाहिए ना वो एनआरटीपी होना चाहिए। पिछले साल में वो सीटीपी हो भी सकता है और एनआरटीपी हो भी सकता है। तो पिछले साल में आप क्या थे, क्या कर रहे थे, क्या प्रोडक्ट था, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, कितनी प्रोवाइड कर रहे थे, बस कितनी प्रोवाइड कर रहे थे तो वो उसके लिए एटीओ के अंदर आता है, तो एटीओ की लिमिट के अंदर होने चाहिए। बस उसके अलावा आप कुछ भी कर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले साल में सिर्फ और सिर्फ एटीओ की लिमिट दिक्कत करेगी। एक और एक जो रिस्ट्रिक्शन है, वो 4 नोटिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग आप पिछले साल ना कर रहे हो। उसके अलावा पिछले साल में आप जो भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, सारी रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसके लिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, आप नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई नहीं कर रहे हो। मतलब आप नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई नहीं कर रहे हो। कब? इस साल में। इस साल का मतलब जिस साल के लिए आप कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल करना चाहते हैं, राइट? जिस साल में आप कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल करना चाह रहे हैं। ठीक है। पिछले ईयर का क्या, पिछले साल आप कुछ भी कर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन उठता है, एक रेस्टोरेंट है जो अल्कोहलिक बीवरेज भी सर्व करता है, तो क्या उसको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी? नहीं, उसको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, क्योंकि अल्कोहलिक बीवरेज जो है वो एक नॉन टैक्सेबल गुड्स है। ध्यान रखें बेटे, नॉन टैक्सेबल गुड्स की बात कर रहे हैं, नॉन टैक्सेबल सर्विस की बात नहीं कर रहे हैं। राइट, नॉन टैक्सेबल सर्विस की बात नहीं कर। पहला तो बेटा इस वक्त कोई नॉन टैक्सेबल मतलब सर्विस कोई एज सच है नहीं। ठीक है, सो इसका होने या ना होने का कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सप्लाई ऑफ सर्विस इज नॉट लेविएबल टू टैक्स। मतलब कोई बंदा ऐसी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है जो कि नॉन टैक्सेबल है। देखो बेटा, पहले तो ये है नहीं। ठीक है। जो 10 ब्रैकेट 1 और 10 ब्रैकेट 2 वाले हैं उनके लिए कहा गया, अगर आप करंट फाइनेंशियल ईयर में करा रहे हैं तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपको, खूब कराओ। पहले तो बेटा ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि ऐसी कोई सर्विस ही नहीं है जो कि नॉन टैक्सेबल हो। ठीक है। या तो सारी की सारी मतलब सर्विसेज या तो टैक्सेबल हैं,
या एग्जेम्प्ट हैं या फिर वो सप्लाई ही नहीं मानी जाती है। नॉन टैक्सेबल में वहाँ पे जो गुड्स का केस था वहाँ पे 6 प्रोडक्ट्स हैं, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहलिक लिकर, बट सर्विसेज के लिए अभी तक ऐसा कोई क्लॉज अवेलेबल है नहीं। बट लॉ मेकर्स ने अपने लिए पॉइंट मतलब लगा के रखा है कि बाई चांस कल कुछ ऐसा हो कि कुछ सर्विसेज को अगर डालना पड़े तो हम डाल देंगे। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं ऐसी जो कि नॉट लेविएबल, जो कि नॉन टैक्सेबल नेचर की हैं, तो देखो पिछले साल तो आप करंट फाइनेंशियल ईयर में मतलब करा रहे हैं और 10 ब्रैकेट 1 और 10 ब्रैकेट 2 वाला केस है, मतलब वो स्टार्टिंग के 4 वाले हैं, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, खूब कराओ। बट सब्जेक्ट टू पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या था? वो विद इन द लिमिट होना चाहिए। विद इन द लिमिट का क्या मतलब हो गया? विद इन द लिमिट का मतलब जो 5 लाख या टर्नओवर इन स्टेट या यूटी का जो 10% आया है उसका हायर तक हो अलाउड, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ध्यान रखना टर्नओवर इन स्टेट में केवल एक एग्जाम्प्ट इंटरेस्ट शामिल, एक एग्जाम्प्ट जो सर्विस है उसको बाहर किया गया था, नॉन टैक्सेबल को बाहर नहीं किया गया, ठीक है। जो बाकी के 10 ब्रैकेट 2A वाले हैं वो कह रहे हैं अगर वो करंट फाइनेंशियल ईयर में सप्लाई कर रहे हैं तो उनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। पिछले साल में चाहे आप इधर करें या यहाँ करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, इंटर स्टेट हाईलाइट करेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। देखो गुड्स इंटर स्टेट सप्लाई, देखो अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की तो ना तो आपको 10 ब्रैकेट 1 में कॉम्पोजिशन जाता, ना तो आपको 10 ब्रैकेट 1 और 10 ब्रैकेट 2 के अंदर ही कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी, ना ही 10 ब्रैकेट 2 ए के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी, ठीक है। दोनों में ही नहीं मिलेगी। ये कब है? जब आप इस साल में कर रहे हैं। इस साल का मतलब जिस साल में आप, इस साल का मतलब, इस साल का मतलब इस इस साल का मतलब हो गया जिस साल में आप कॉम्पोजिशन स्कीम अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके पिछले साल में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में आप कुछ भी कर रहे थे कोई फर्क नहीं। ध्यान रखें बेटा, ये रोक जो लग रही है वो आउटवर्ड सप्लाई पे लग रही है, इनवर्ड सप्लाई पे कोई रोक नहीं है। इनवर्ड सप्लाई आप खूब इंटर स्टेट करिए, चाहे इस साल में करिए चाहे पिछले साल में करिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। नाउ इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। ऊपर हमने इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई पढ़ी थी गुड्स की, अब हम इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई पढ़ रहे हैं सर्विस। देखिए अगेन करंट फाइनेंशियल ईयर में अब ये 10 ब्रैकेट 1 और 10 ब्रैकेट 2 वाली मतलब चेक कर रहे हैं हम, इनके लिए करंट फाइनेंशियल ईयर में आप खूब करो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो पॉइंट नंबर 5 के लिमिट के भीतर होनी चाहिए। अगर आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मतलब कर रहे हैं तो फ्रीली अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए 10 ब्रैकेट 2 कैपिटल ए वाले, वो क्या कहते हैं? अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, पिछले साल में कोई दिक्कत नहीं, आपने खूब किया था कोई दिक्कत नहीं। देखो ऊपर वाला क्लॉज भी आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए लग रहा था, ये आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए लग रहा, आउटवर्ड के लिए लग रहा था, इनवर्ड सप्लाईज में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। चाहे आपने पिछले साल में इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई करी थी या आपने इस साल में इंटर स्टेट सप्लाई करी है, इन इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई करी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 हो गया ना। पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 देखिए, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की, ठीक है, अगर आप इस साल में कर रहे हैं तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी।
ना तो 10 ब्रैकेट 1 और 2 में मिलेगी और ना ही 10 ब्रैकेट 2 कैपिटल ए में मिलेगी। ठीक है बेटा, ये था आपका सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब क्या है, आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, अगेन बेटा चेक करें, आप 10 ब्रैकेट 1 और 10 ब्रैकेट 2 वालों के लिए चेक कर रहे हैं। पहले वो कहता है करंट फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं, खूब करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो लिमिट के भीतर होना चाहिए। लिमिट कौन सी, वही 5 लाख या 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट विच एवर इज हायर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। बट जब आप ये 10 ब्रैकेट 2 एक वालों के लिए चेक मतलब करते हैं, तो वो कहता है कि अगर आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी, कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। इसको बेटा आप एप्लीकेबल की जगह पे आप अवेलेबल करेंगे, है ना। नेक्स्ट, हाँ पिछले ईयर में आप, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप पिछले साल में क्या कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे। तो बेटा ये आपके 12 कंडीशंस हो गए।